भारत में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन समाज में शिक्षकों के योगदान को याद करने के लिए यही दिन क्यों चुना गया? आप जवाब दे सकते हैं कि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। सही बात है, लेकिन इस दिन को हम शिक्षक दिवस ही क्यों कहते हैं? क्या इसके पीछे कुछ कहानी भी है? जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देसी टॉक्सिक में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दुनिया भर में शिक्षकों के सम्मान में जहां विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, वहीं भारत में ये मनाने का दिन है 5 सितंबर, यानी हम 1 महीने पहले मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने सर्वपल्ली को अपने नाम से पहले ही लगा लिया और वो बन गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र थे। छात्रवृत्ति के माध्यम से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी भी की और मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने एथिक्स और वेदांत पर अपनी थीसिस लिखी और आगे चलकर वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी विभाग में लेक्चरर बन गए। जब राधाकृष्णन पढ़ रहे थे तो क्रिश्चियन संस्थाओं का विद्यार्थियों पर बहुत गहरा प्रभाव था। आप उस समय के इतिहास को जानते हैं और राधाकृष्णन क्रिश्चियन संस्थाओं में पढ़ रहे थे। उन पर भी वो प्रभाव पड़ा, लेकिन इसके साथ ही एक परिवर्तन भी आया जो अपने धर्म और संस्कृति के प्रति अध्ययन को लेकर रहा। उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति का गहरा अध्ययन करना आरंभ कर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दरअसल ये जानना चाहते थे कि आखिरकार किस संस्कृति के विचार चेतन हैं और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है। क्या ऐसा हो तो राधाकृष्णन ने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया और ये जाना कि भारतीय अध्यात्म काफी समृद्ध है और क्रिश्चियन मिशनरी जो हमारी संस्कृति और धर्म की आलोचना करते हैं वो निराधार है। एक महान विद्वान और दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र में न केवल डिग्री ली और लेक्चरर बने, बल्कि साल 1917 में दर्शन शास्त्र में न केवल डिग्री ली और लेक्चरर बने, बल्कि साल 1917 में दर्शन शास्त्र में वे एक मेधावी छात्र रहे, एक प्रसिद्ध शिक्षक रहे, एक बहुप्रसिद्ध लेखक रहे और एक प्रशासक रहे और अपनी मेधा के ही दम पर वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और दूसरे राष्ट्रपति बने। इतने ऊंचे पद पर रहने के बावजूद वो एक सादगी पसंद व्यक्ति थे। मानवता की नजर से सब देखते थे। एक किस्सा सुनाता हूं जो कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसका उल्लेख उन्होंने करते हुए कहा है कि जब राधाकृष्णन मॉस्को में भारत के राजदूत थे, बहुत दिनों तक स्टालिन उनसे मुलाकात के लिए राजी नहीं हुए और तभी से उसने धर्म, शांति और अहिंसा की राह को पकड़ लिया। आप भी स्टालिन उसी रास्ते पर क्यों नहीं आ जाते? आप सोचिए, डॉक्टर राधाकृष्णन स्टालिन से कितनी बड़ी बात कह गए और स्टालिन ने इसका एतराज भी नहीं किया। डॉक्टर राधाकृष्णन की लोकप्रियता छात्रों, प्रोफेसर्स में ही नहीं बल्कि राजनेताओं में भी काफी ज्यादा थी। इसी वजह से एक बार उनसे कुछ छात्र और उनके कुछ मित्र मिलने पहुंचे और बोले कि 5 सितंबर को उनका जन्मदिन है तो वो उसे मनाना चाहते हैं। क्या वो इसकी इजाजत उन्हें देंगे? डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनसे कहा कि बेहतर हो कि उनका जन्मदिन देश भर के शिक्षकों को याद करने के लिए मनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि शिक्षकों के योगदान को सम्मान मिल सके। क्योंकि राधाकृष्णन भी खुद शिक्षक थे और अपने शिक्षकों का भी सम्मान करते थे, इसलिए उनके भीतर ये विचार ज्यादा गहरे थे और वो शिक्षकों की महत्ता को जानते थे। इसी के बाद से साल 1962 से हर साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है और उन्हें बेहतर इंसान बनाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन को साल 1931 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 1954 में वे भारत रत्न से सम्मानित हुए और साल 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट का उन्हें मानद सदस्य भी बनाया गया। वैसे जब राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने थे तो बर्ट्रैंड रसेल, जो कि विश्व के एक जाने माने दार्शनिक थे, उन्होंने उनके राष्ट्रपति बनने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा था कि यह विश्व के दर्शन शास्त्र का सम्मान है
कि महान भारतीय गणराज्य ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के रूप में चुना है और एक दार्शनिक होने के नाते मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने आगे कहा कि प्लेटो ने एक बार कहा था कि दार्शनिकों को राजा होना चाहिए और भारतीय गणराज्य ने एक दार्शनिक को राष्ट्रपति बनाकर प्लेटो को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो दार्शनिक के बारे में एक ऐसी बात कह रहा था और भारतीय गणराज्य के बारे में भी कि हम किस तरीके के लोगों का सम्मान करना जानते हैं देखा है जिस समते डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी गांव में हुआ था। उनका परिवार एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार था जो शिक्षा और ज्ञान को अत्यधिक महत्व देता था। बचपन से ही राधाकृष्णन एक मेधावी छात्र रहे और उनकी शिक्षा का प्रारंभ तिरुत्तनी के प्राथमिक विद्यालय से हुआ। उनके पिता चाहते थे कि राधाकृष्णन एक पुजारी बने, लेकिन उनकी मां ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। राधाकृष्णन ने वेल्लोर के वोरहेस कॉलेज और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की। उनकी प्रतिभा और ज्ञान के कारण उन्हें छात्रवृत्तियां मिली और उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने शैक्षिक जीवन में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए। मात्र 20 वर्ष की आयु में उन्होंने एथिक्स और वेदांत पर अपनी थीसिस लिखी, जिसने उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी विभाग में लेक्चरर के रूप में नियुक्ति दिलाई। उनके अध्ययन और शिक्षण के तरीकों ने उन्हें एक विशिष्ट विद्वान के रूप में स्थापित किया। वेदांत और भारतीय दर्शन पर उनके गहन अध्ययन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन में भारतीय दर्शन और संस्कृति का गहरा अध्ययन किया। वे तुलनात्मक रूप से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का अध्ययन करते रहे, जिसमें उन्होंने भारतीय आध्यात्म की समृद्धि को पहचाना। उनके अनुसार भारतीय दर्शन में जो गहराई और चेतना है, वह अन्य संस्कृतियों में कम ही देखने को मिलती है। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और धर्म की आलोचनाओं का उत्तर दिया और भारतीय दर्शन की महत्ता को विश्व पटल पर स्थापित किया। Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was not just a philosopher and statesman, but also a gifted teacher. His contributions to Indian philosophy and education are immense. He was honored with the Bharat Ratna, India's highest civilian award, and served as the first Vice President and the second President of India. His birthday, September the 5th, is celebrated as Teachers' Day in India, a testament to his lasting legacy in the field of education. Rabindranath Tagore was a true polymath. He was not only a poet and writer, but also a composer, philosopher, and painter. Tagore's works reshaped Bengali literature and music, and his influence extended far beyond the borders of India. He was the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913 for his collection of poems, Gitanjali. His creativity knew no bounds, making him a towering figure in the world of arts and letters. Rabindranath Tagore was born into a prominent and culturally rich family in Calcutta. His father, Debendranath Tagore, was a leading figure in the Brahmo Samaj, a reformist movement in Hinduism. The Tagore family was known for its contributions to literature, art, and music, creating an environment that nurtured Rabindranath's talents from a young age. Growing up in such an intellectually stimulating atmosphere, it was no surprise that Tagore would go on to achieve greatness. Rabindranath Tagore, born in 1861, grew up in a culturally rich environment. His early education was unconventional, to say the least. Instead of attending formal schools, he was tutored at home. Tagore's father, Debendranath Tagore, believed in a holistic form of learning that went beyond textbooks. Tagore's early exposure to literature, music, and art played a significant role in shaping his creative spirit. He began writing poetry at a very young age and
by the time he was 16, he had published his first substantial poems under the pseudonym Bhanusima. Despite his father's inclination towards traditional learning, Tagore was sent to England in 1878 to study law. However, the rigid structure of formal education did not suit him, and he returned to India without completing his degree. Back in India, Tagore immersed himself in the literary and cultural activities of the Bengali Renaissance. His early life experiences and unique educational background laid the foundation for his future works, which would go on to inspire generations. Rabindranath Tagore's literary and musical contributions are, without a doubt, monumental. His poetry, novels, short stories and essays have left an indelible mark on Indian literature. Tagore's songs, known as Rabindra Sangeet, continue to resonate with people across generations. His ability to blend traditional Indian music with Western harmonies created a unique and timeless sound. Tagore's works explore the depths of human emotions, nature and spirituality, making them universally relatable. Tagore's influence extended far beyond the borders of India. He was a global ambassador for Indian culture, bringing the richness of Indian thought to the world stage. In 1913, he became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature, a testament to his universal appeal. Tagore's ideas on education, nationalism, and humanism inspired leaders and thinkers worldwide. His vision for a united and peaceful world remains relevant today, reflecting his profound impact on both national and international arenas. Tagore's ideology was rooted in the belief of universal humanism. He championed the idea of a world where individuals could rise above narrow identities and embrace a shared humanity. His educational philosophy emphasized creativity, freedom, and holistic learning, which led to the founding of Visva Bharati University. Tagore's legacy is not confined to his literary and musical accomplishments. It lives on in the values he espoused and the institutions he established. His thoughts on cultural exchange, environmental consciousness, and social harmony continue to inspire and guide us. In conclusion, Rabindranath Tagore's life and work embody a harmonious blend of tradition and modernity. His contributions to literature, music, and education have left an enduring legacy that transcends time and geography. Tagore's vision for a better world, grounded in universal values, continues to resonate with us today. As we reflect on his remarkable journey, we are reminded of the timeless relevance of his ideas and the enduring power of his creative spirit.